तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे इस चैनल पे 500 बैक बेंचर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, जो कि हमने काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो किया है और अभी तक 500 हो गए हैं, तो अभी बहुत जल्दी और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो देखो लाइक भी करना ज़रूरी है। आप देख के भाग जा रहे हो मुझे पता है, तो लाइक करो और वीडियो को जितना हो सकता है आगे शेयर करो, ठीक है? तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देख लिया था? देखो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज़ देख रहे थे हम टीएस ग्रेवाल के चैप्टर 2 के थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के। और ये एक ये रह गया था लास्ट लास्ट क्लास में। वो कुछ कैमरा में थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो ये मैं बताता हूँ। एसेट एक्सेप्ट सिक्योरिटीज मे बी वैल्यूड अंडर इंड एस एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिक्योरिटीज मे बी वैल्यूड अंडर इंड एस अंडर इंड एस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट फेयर वैल्यू बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। अब ये पूछ रहा है इंड एस में जो एसेट्स है, इंड एस में जो एसेट्स है एक्सेप्ट सिक्योरिटीज मे बी वैल्यूड अंडर इंड एस, मतलब सिक्योरिटीज के अलावा एसेट को हम और किस चीज में वैल्यू कर सकते हैं। तो देखो अब इंड एस क्या कहता है, इंड एस ये कहता है जो एसेट्स है ना, अगर सिक्योरिटीज में है तो उसको तो ऑलवेज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, हमें ऑलवेज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन और जो अदर देन सिक्योरिटीज एसेट्स है, उसको हम हमारे पास ऑप्शन है, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं मैं आपको, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम बोलते हैं अमोटाइजेशन मेथड और इसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल, ठीक है? तो वैसे ये आपके काम का नहीं है, बट इंडिया में थोड़ा सा रेफरेंस है इस चीज़ का, तो मैंने आपको बता दिया। तो तो अगर मैं बताऊं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम एसेट एक्सेप्ट सिक्योरिटीज मे बी वैल्यूड अंडर इंड एस, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी हम इसको वो कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप हम चालू करने वाले हैं, क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव टाइप देखते हैं। इस स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स है, ये ट्रू और फॉल्स है, ठीक है? तो चालू करते हैं। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ द कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देखो ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि अगर आपने एक बार कंसिस्टेंसी फॉलो कर ली तो आप नहीं चेंज कर सकते अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्या ऐसा मैंने बताया था कभी? नहीं। ऐसा मैंने ये कहा था आपको कि क्या मैं कंसिस्टेंसी आपकी गर्दन नहीं पकड़ लेगा कि आप चेंज करो इसको, मतलब आप नहीं चेंज कर सकते इसको। कंसिस्टेंसी कहता है कि आपको फॉलो करनी चाहिए कंसिस्टेंसी, वो ये नहीं कहता कि आप, वो गर्दन नहीं पकड़ता आपकी कि नहीं जी आपने पिछले साल ये किया था तो इस साल भी आपको यही करना है, मैंडेटरी है। वो कहता है कि अगर आप चेंज कर रहे हो तो एक बार यूजर्स को बता दो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स के थ्रू आप बता दो यूजर्स को। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है, तो इसको हम फॉल्स लिख के आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने गर्दन नहीं पकड़ी, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ने हमारी गर्दन नहीं पकड़ी, उसने बोला आप चेंज कर रहे हो तो बता दो, ठीक है? अगला देखते हैं। कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वही पापा मम्मी की सोच कि भैया लॉस को एंटिसिपेट करो और प्रॉफिट को छोड़ दो, प्रॉफिट जब होगा तब देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स देखते हैं। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अभी क्या कह रहा है, प्रोप्राइटर जो है वो ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि भैया जो हमारा बिजनेस है वो फोर्सेबल फ्यूचर के लिए चलता रहेगा। उसने कभी ये तो कहा ही नहीं कि हमारा ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। वो किसने कहा था? डुअल डुअल आपको याद हो, डुअलिटी कॉन्सेप्ट, सॉरी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने ये कहा था कि आपका जो हमारा ये है वो हमारा ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, ये हमारे उसने कहा था। तो इसने ये, और ये कह रहा है गोइंग कॉन्सेप्ट ने कहा था, तो ये बिल्कुल गलत है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, ठीक है?
अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या ये एक सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो मेजर मनी में मेजर नहीं हो सकती उसको हमारा अकाउंटिंग मना करता है रिकॉर्ड करने के लिए। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बहुत बिल्कुल सच्ची बात कही है इसने। आगे देखते हैं। Accounting principles and policies once adopted should be followed year after year unless there is a change in law or accounting standard. इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर ये बात एकदम सही कह रहा है कि भैया फॉलो करनी चाहिए, बट अगर कोई अनलेस अनलेस मतलब अगर कोई लॉ में ही चेंज आ जाता है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आता है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये एकदम ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अरे भाई साहब, ये तो यही गलत हो गया। ये कह रहा है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एसेट रिकॉर्ड होनी चाहिए वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होनी चाहिए। मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक तरह से अभी आप मानो फेयर वैल्यू की, ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल सरासर गलत है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो कहता है कि आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दो, ना कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। ठीक है, अगला देखते हैं। फॉलोइंग एक्रूवल प्रिंसिपल advance received from customer for supply of goods not recorded in the books of account as goods were not yet transferred to them। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? अक्रूवल प्रिंसिपल ये कहता है कि एडवांस जो हमें मिला है फ्रॉम कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज वन नॉट येट ट्रांसफर्ड। तो क्या मैंने आपको क्या बताया था कि हमने सेल करी, ठीक है, मान लो हमें एडवांस मिल गया कुछ उससे, तो हम उसको क्या रिकॉर्ड करते थे? एडवांस अगेंस्ट सेल्स रिकॉर्ड करते थे, ना कि हम सेल्स रिकॉर्ड करते थे। क्यों? ये किस कॉन्सेप्ट ने कहा था? ये कहा था भैया रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ने, कि भाई आप पे जब तक हक ना आए तब तक आप रिकॉर्ड मत करो। हक होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि बड़ी गहरी बात बोल गया है कॉन्सेप्ट की, जब तक हक ना आए किसी को अपना मत मानो। तो ठीक है, तो ये अब ये कह रहा है कि क्या ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है, अक्रूवल प्रिंसिपल? नहीं भाई, बिल्कुल गलत, बहुत ही गलत बात बता रहा है ये तो बहुत ही गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल results of the business are determined so that accounting information could be provided at regular intervals to users of accounting information। क्या ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि हम कि डिटरमाइन कर पाएँ कि अकाउंटिंग को मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक जो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट था, उसमें हम छोटे-छोटे पार्ट्स में अपने अकाउंटिंग पीरियड्स को बाँट देते थे। जो मैंने बताया था आपको, रुको और पीछे देखो कि हमने क्या किया है। तो क्या ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता था? हाँ, बिल्कुल सच, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। All expenses of period are deducted from revenues of the same period for calculation of income due to matching principle। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जिस पीरियड के खर्चे उस पीरियड के रिवेन्यू से एडजस्ट करो और अपने बुक्स में लेके जाओ। क्या ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सच बात है। आगे बढ़ो। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर दैट अकाउंटिंग इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, ये भी बिल्कुल सही है कि वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए। मतलब किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए अकाउंटिंग करते वक्त। तो ये भी इसी ने कहा है। ठीक है, अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपके इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं कि थोड़ा आगे भी हम कवर कर पाएँ, क्योंकि मेन अकाउंटिंग तो अभी चालू होगी आगे। ठीक है, देखते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स फ्रॉम द डैश पॉइंट ऑफ व्यू। देखो क्या, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन की? बिजनेस। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है ये? ये कहता है हमारा
सॉरी, वो कौन सा था, ड्यूअल प्रिंसिपल, जो ड्यूअल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट था ना, कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि हमारा बिजनेस अलग है और हमारा वो अलग है, हमारा बिजनेस अलग है और हमारा ओनर अलग है। तो ये वो कॉन्सेप्ट कहता था। ठीक है। डैश कॉन्सेप्ट इन अकाउंटेंसी रिकॉग्नाइज टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। याद करो वो कौन सा, वो जो मैंने आपका एग्जांपल दिया था आइंस्टाइन वाला, आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी थर्ड लॉ का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिसमें कहा था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। डैश अज्यूम्स दैट एंटरप्राइज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, कि बिजनेस चलता ही रहेगा। इसको तो बता बता के थक गया भाई। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये तो आपके अब मुझे तो लग रहा है नींद में भी आपको यही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आता होगा, कि इतनी बार बता चुका हूं मैं ये पॉइंट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डैश प्रिंसिपल, स्टॉक इज वैल्यूड ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। देखो ये भी आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से हम लेते हैं कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। समझदारी हम इसमें दिखाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यू इज कॉल्ड, अभी बता के आया हूँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि अब आपको अब तो प्रो हो गए हो आप इसके चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में। तो अभी तक 2 ही चैप्टर पढ़ा है मैंने, और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आई हो आप कमेंट करो मेरे को, और मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो बताओ बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू डैश ओनली ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। हे भगवान, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में। देखो अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई, इफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, ट्रू डैश एंड ट्रू डैश, अ बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी अनसर्टेन। ये कह रहा है कि अगर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाए तो सही तरीके से ये नहीं बनेगा, और सही तरीके से ये नहीं बनेगा। तो क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये कहना चाह रहा है कि क्या नहीं बनेगा। देखो हमारे अकाउंटिंग करने का अल्टीमेटली गोल क्या होता है, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, बैलेंस शीट बनाए। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारी करंट पोजीशन पता चलती है, मतलब हमने कितना कमाया, कितना नुकसान किया, और बैलेंस शीट से हमारी एज ऑन डेट पोजीशन पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन, कि हम कितना पानी में है। ठीक है। तो ट्रू प्रॉफिट, एक सेकेंड, इसको प्रॉफिट एंड लॉस लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। तो इससे हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लग पाएगी सही से, अगर हमारा ये सही नहीं होगा तो। ठीक है। आगे देखते हैं। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ डेट, एग्जांपल ऑफ डैश प्रिंसिपल। कौन सी किस प्रिंसिपल की वजह से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, क्योंकि हम प्रोविजंस बनाते हैं, हम खर्चा एंटिसिपेट करते हैं। हम प्रॉफिट को कहते हैं कि भाई जब होगा तब देखेंगे ना, अभी तो हम सिर्फ खर्चा देख रहे हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ये कहता है आपका, देखो आप इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, आप इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, आपका मन करेगा तो इसको कंजर्वेटिज्म भी लिख सकते हो। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वेटिज्म, एक सेकेंड, कंजर्वेटिज्म। ठीक है। तो दोनों ही सही आंसर है, आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है। आगे देखते हैं। If straight line method of depreciation is used in 1 year, it should also be used in the next year. It is a it is as per the dash concept। देखो बार 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 सेम ही सवाल, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है। आगे देखते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एट द पॉइंट ऑफ सेल डिनोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश।
देखो ये कह रहा है कि जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ सेल। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है भाई? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है ये? वही कि जब तक हक ना आ जाए तब तक किसी को अपना मत मानो। ठीक है, देखो इतने सिंपल सिंपल थे, हमने ये भी खत्म कर लिए। अब आगे चलते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। स्टेट द अकाउंटिंग कंसेप्ट, मतलब ये कह रहा है कि हमें बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट कह रहा है। कन्वेंशन इन्वॉल्व इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, फॉलोइंग सिचुएशन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, ये कह रहा है द कैलिबर ऑफ और क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट टीम इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। कह रहा है भैया कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो इतनी वो है, कैपेबल है, बट हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे अपनी बैलेंस शीट में। क्यों? कौन से किसने हमारा हाथ रोका है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ने, कि भैया जो चीज़ पैसों में नहीं आप मेजर कर सकते उसको आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आपके हाथ रोक दिए वहीं। आगे देखते हैं, एडवांस रिसीट फ्रॉम द कस्टमर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल्स। किसने बोला था? जब तक हक ना आ जाए। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये देखो सारे मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से इतनी बार बार बता चुका हूँ, तो अब आपको ये सब खेल लग रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस। अगला देखते हैं, एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स एट कॉस्ट इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ सच एसेट। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया हमारी जो एसेट्स है वो कॉस्ट पे देखनी चाहिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगला देखते हैं, revenue must be recognized when it is realized and expenses are recorded when incurred। देख लो कितने कितने आसान आसान कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि रिवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करो जब वो रियलाइज हो जाए, एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड। रिवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। ठीक है, एंड एक्सपेंसेस, एक सेकेंड, ये कहता है आपका रिवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रियलाइज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज व्हेन इनकर। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ओके, कि जब एक्रू हो जाए, जब चीजें एक्रू हो जाए ना, तब तब आप उसको रिकॉर्डिंग करो। ठीक है, ये आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। आगे देखते हैं, रिवेन्यू सॉरी a business for which financial statements are prepared is separate and distinct from the owner of the entity। वही कि ऐसा वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और हमारा ओनर अलग है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, ये भी हो गया, आगे बढ़ो। The assumption is made that entity in question will remain in business for an indefinite period of time। देखो वही घूम घूम के वही कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था ये? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि हमारा ओनर अलग है और हमारा बिजनेस अलग है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, आगे बढ़ो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था ये? कि रुको और पीछे देखो, हर साल एक टाइम पीरियड में रुको और पीछे देखो। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश, रमेश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि अब देखो ये कह रहा है कि हमने रमेश को गुड्स बेचे, तो रमेश के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और उतने से ही सेल्स के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था कि भैया डेबिट भी मतलब डेबिट भी बराबर होना चाहिए और क्रेडिट भी बराबर होना चाहिए। डुअल
एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कि दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होंगे। आगे देखते हैं। सेल हैज बीन मेड इन द ईयर ended 2023 but the amount has not been realized. Revenue should be recognized as earned in the year ended 31 मार्च 2023। अब देखो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भैया देखो सेल्स हमने मेड कर दी इन 2023 बट अमाउंट हमें मिला नहीं। रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एज अर्न इन द ईयर। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो हमने सेल इसमें करी 2023 में करी बट अभी तक हमें अमाउंट हमें मिला नहीं है, हमें हमें पैसा आया ही नहीं है। लेकिन हमने जो सेल्स दिखा दिया, हमने जो रिवेन्यू दिखा दिया वो दिखा दिया 31 मार्च 23 को ही। तो देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम ईयर में दिखा दिया हमने। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? ये कहता है हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट कि जब जब एक्रू हो जाए तब हमें रिकॉर्डिंग करनी है, हमें कैश से लेना देना है ही नहीं। एक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। और कि एक्रू हो गया इसको आप, ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। एक्रूवल नहीं, ये हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट होगा। रिवेन्यू रिकॉग्निशन, क्यों? क्योंकि देखो जब हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया जब हमारा रिवेन्यू आ जाए, जब हमारा हमारा सेल हो जाए, हमें हमें उससे लेना देना है ही नहीं। अगर आपको एडवांस में पैसा मिल रहा है तो आप सेल अगेंस्ट वो दिखाओ, एडवांस अगेंस्ट सेल्स दिखाओ। आप सेल्स में कर सकते हैं, आपका हक आ गया। अब ये क्या बात कर रहा है? रिवेन्यू की। अब आपने सेल कर दी, अब आपने सेल कर दी तो आपने इस साल सेल कर दी ना, तो अब उसका तो हक आ गया ना आपके पास। अब हक आ गया तो आप उसको रिकॉर्ड करो। तो इसमें आप वैसे आप दोनों का ही वो दे सकते हो। आप रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट प्लस आप एक्रूवल कॉन्सेप्ट दोनों का आप रेफरेंस दे सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। सेल इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमोज और इनवॉइसेस। ये क्या कह रहा है कि भैया जो हम जो सेल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो किसी एविडेंस के बेस पे कर रहे हैं, मतलब इनवॉइस के बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, कि हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए और उसके पीछे कोई ठोस सबूत होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर और कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, ठीक है। लोअर और कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आप प्रूडेंस कह लो, कंजर्वेटिज्म कह लो, दोनों सेम बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। हरप्रीत हैज एंटर इनटू एग्रीमेंट वेयर बाय ही विल अर्न 10 lakhs फॉर द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट ईयर। The income should be recognized as revenue in the next year after services has been provided। अब देखो कौन सा कहता है कॉन्सेप्ट? वही सेम अभी ऊपर बताया, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कि जब जब हक आ जाए तब उसको रिकॉर्डिंग कर लो। आप इसमें साइड में रेफरेंस भी दे सकते हो एक्रूवल कॉन्सेप्ट का, कि हमारा जब एक्रू हो गया तब हम, वैसे एक्रूवल कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो ज़्यादा बेसिस पे होता है सेल्स, मतलब खर्चे के, कि खर्चा एंड वो करो, एक्रू जब हो जाए तब आप रिकॉर्ड करो, हमें उससे लेना देना नहीं होता। इसलिए हो सकता है कि जैसे आपके यहाँ पर अब मैं देखूँ, यहाँ पर भी आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन का सिर्फ आंसर दे रखा है। देखो ये इसका रिवेन्यू रिकॉग्निशन आंसर दे रखा है, तो हो सकता है कि इसने इस चीज़ को इग्नोर करा हो। बट हम कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो ये दोनों ही इस केस में वैलिड है। आप दोनों ही लिख सकते हो, बट ये भी लिखना और ये भी लिखना, दोनों लिखना। ऐसा ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये लिख के आ जाओ, एक्रूवल कॉन्सेप्ट लिख के आ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। परचेज ऑफ पेन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, क्यों भाई? सीधा सीधा है। देखो अब एक रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने पेन खरीदा तो क्या उसकी फिक्स एसेट बनाते हैं? है तो फिक्स एसेट सी, अगर टेंजिबल है, हाथ में आ सकती है और काफ़ी टाइम चलेगा, ऐसे भी नहीं कि एक दिन में खर्च हो जाएगा, क्या फिक्स एसेट बना दें? नहीं। इसको कहाँ रोकता है? मैटेरिटी कॉन्सेप्ट।
मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि भैया अगर मटेरियल चीज़ है तो उसे बताना चाहिए, और अगर मटेरियल नहीं है तो मतलब इस कॉन्सेप्ट से देखें तो मटेरियल है कि मान लो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, उसमें 10 रुपए का पेन लिया है, तो क्या वो मटेरियल है उस 1 लाख करोड़ की कंपनी के लिए? नहीं है ना। तो आप उसको पीएनएल में राइट ऑफ करो ना। ये छोटी मोटी चीज़ें क्यों बैलेंस शीट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो? बैलेंस शीट इतनी बड़ी बनेगी तो क्यों बना रहे हो उसको? आप इसको राइट ऑफ करो, इसको पीएनएल में चार्ज कर दो। मटेरियल नहीं है ये। अगर मटेरियल होती तो हम अपनी बुक्स में लेकर जाते उसको। ठीक है, पीएनएल से राइट ऑफ करना मतलब हमने इसी साल उसको खर्चा मान लिया अपना। हम उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे, हमने उसको एक ही साल में खर्चा मान लिया। ठीक है, तो अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और देखो वीडियोस तो आप देख रहे हो लेकिन आप यार लाइक नहीं मार रहे हो। लाइक मारो। और योर एप्रिसिएशन इज़ माय मोटिवेशन फॉर द वीडियोस। जैसा कि आपको पता है मैं हर बार बोलता हूँ। और करो यार, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।